जय हिंद साथियों। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि गरीबी के मापने के तरीके। अब हम इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेरोज़गारी और बेरोज़गारी के प्रकार, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। SSC हो, DRDO हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आज बेरोज़गारी को स्टार्ट करूँगा। चलिए, बेरोज़गारी को उसके आंकड़े को मापने के लिए, जिस प्रकार गरीबी को मापने के लिए NSSO इसको गवर्न कर रहा था, उसी प्रकार NSSO इसके आंकड़े को बताता है। और इसके डेफिनेशन को भी NSSO बताता है। तो हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी आधिकारिक सूचना NSSO, जिसका फुल फॉर्म पिछले लेक्चर में हमने बताया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इसकी स्थापना 1950 में हुई। NSSO जो कि ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। साथियों, बेरोजगारी की आधिकारिक सूचना NSSO, नेशनल
सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है और इसकी स्थापना 1950 में हुआ। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीनस्थ यह कार्य करता है NSSO। एक के बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि NSSO किसके अधीनस्थ कार्य करता है, तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यही NSSO इसके बारे में, बेरोजगारी के बारे में बताता है कि वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा जिसका भारतीय आय में यानी कि GDP में कोई योगदान ना हो। और दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन NSSO ने यह परिभाषित किया कि, और एक पार्लियामेंट के द्वारा बताया गया था जो जून 2017 में पारित किया था, व्यक्ति को कार्य करना चाह रहा है लेकिन उसको कार्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति कार्य करना चाह रहा है लेकिन उसको कार्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है। NSSO बेरोजगारी को दो तरह से परिभाषित किया है। एक तो ये वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा जिसका भारत के आय यानी कि GDP कोई योगदान नहीं है। वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा जिसका भारत के आय यानी कि GDP में कोई योगदान ना हो। और दूसरी डिफिनेशन व्यक्ति कार्य करना चाह रहा हो लेकिन उसे कार्य करने का अवसर ना मिले। दूसरी डेफिनेशन NSSO ने बताया कि वह व्यक्ति को कार्य करना चाह रहा है लेकिन उसको कार्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है। इस दृष्टिकोण को पार्लियामेंट ने जून 2017 में एक बिल पास किया में न्यूनतम मजदूरी
पार्लियामेंट ने जून 2017 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में ये लिखा गया 8 घंटे तक कार्य करने वाले व्यक्ति को 176 रुपये पर डे पर हेड। 8 घंटे तक कार्य करने वाले व्यक्ति को 176 रुपये प्रतिदिन पर हेड मिलना चाहिए। तो ये बेरोजगारी के डेफिनेशन से सारी चीज़ें जुड़ी थी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं बेरोजगारी के प्रकार पे। पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। यह छिपी हुई बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तो साथियों हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी के प्रकार में प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। उसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आता है, शहरी क्षेत्र में भी आता है। एक के बाद हम एक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है UPPCS 10 से 11 बार यहाँ से क्वेश्चन किया है। SSC के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी आया है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, और स्टेट के भी एग्ज़ाम में आया है।
तो चलिए पहले हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जानते हैं, अदृश्य बेरोजगारी। अगर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जाने तो जैसा कि डिफिनेशन से ही पता है कि अदृश्य बेरोजगारी है, यानी कि किसी भी काम में आवश्यकता से अधिक लोगों को लगाना प्रच्छन्न बेरोजगारी है। एग्जाम्पल से अगर देखते हैं हम कि किसी कार्य में किसी व्यक्ति का कोई योगदान ना हो, लेकिन ये हमें दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन उसका उस कार्य में उत्पादन जो है वो जीरो है। चलिए किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों को लगाना। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। डेफिनेशन यही है, किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों को उस कार्य में लगाना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अब हमने व्यवहारिक लाइफ में जो अगर हम देखें, किसी 3 एकड़ की ज़मीन है और 3 आदमी हैं, और उस गेहूँ को पैदा करने में वो लोग जो है 10 टन गेहूँ पैदा कर रहे हैं, 3 व्यक्ति मिलकर 3 एकड़ ज़मीन के लिए। वही 3 व्यक्ति अगर 2 एकड़ ज़मीन को उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए अगर करें, तो मान लेते हैं 1 टन गेहूं मिला, लेकिन एक व्यक्ति को अगर हम काम में ना लगाएं उसको, तो उत्पादन में उसका जो इफ़िशेंसी है, जो हमें दिख रहा है कि वो भी काम कर रहा है, उसका जो है वहाँ पर इफ़िशेंसी 0 है, उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के दृष्टिकोण के सिद्धांत सबसे पहले श्रीमती रॉबिन्सन ने
1936 में दिया। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम यानी प्रचंड बेरोजगारी को सबसे पहले श्रीमती रॉबिन्सन ने 1936 में दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे पहले किसने दिया था, ये चीज़ है। और इन्हीं के सिद्धांत को आर्थर लुईस ने श्रम का असीमित सिद्धांत के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। श्रम का असीमित सिद्धांत यानी कि सिद्धांत कहते हैं जो इस संभावना दिख रही है हमें इस बेरोजगारी में, उन्हीं संभावना को जो है आर्थर लुईस, क्योंकि नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, इस सिद्धांत को उन्होंने आगे बढ़ाया। डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि जो अधिक श्रम करने वाले राज्य हैं जैसे यूपी और बिहार हैं, यहाँ से लोग जो है पलायन कर जाते हैं। क्यों पलायन कर जाते हैं? क्योंकि वहाँ मजदूरी दर जो है बहुत कम थी। जहाँ मजदूरी दर ज़्यादा है मतलब यानी कि महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं। मजदूरी दर वहाँ पर अधिक है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको देखते हैं जो कि आर्थर लुईस ने दिया था। अधिक श्रम करने वाले राज्य बिहार, महाराष्ट्र, क्योंकि मजदूरी
श्रम की पूर्ति यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। उत्पादन कम होगा, जिसकी वजह से कीमत भी कम होगी। इस आर्थर लुईस ने जो ये दिया, इसी के माध्यम से हम समझते हैं श्रम का पलायन। मतलब ये हुआ कि अधिक श्रम करने वाले राज्य के लोग जो है कम श्रम करने वाले राज्य में जाएंगे। यानी कि महाराष्ट्र, कोई व्यक्ति यूपी और बिहार का है तो वह महाराष्ट्र में जा रहा है तो वहाँ लाभ ज़्यादा उसे मिलेगा। लाभ ज़्यादा मिलने की वजह से वहाँ लोग ज़्यादा एकत्रित होंगे, श्रम की पूर्ति मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम उस केस में अगर हो जाएगा तो वहाँ मजदूरी दर लोग कम कर देंगे। मजदूरी दर कम करने से उसकी हम लागत में जो है किसी भी वस्तु उत्पादन में जो है कम कर पाएंगे। कम करने की वजह से जो है उसका उत्पादन कम होगा, और उत्पादन जब कम होगा तो जाहिर सी बात है कीमत कम हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं, इस सारी प्रोसीजर से हम ये देख रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। इस लुईस आर्थर के इस डायग्राम से, इस एग्जाम्पल से हम ये पाते हैं कि श्रम की मजदूरी दर को बराबर मजदूरी दर को बराबर करने में श्रम का पलायन जरूरी है। इसी कॉन्सेप्ट को आर्थर लुईस ने इस डायग्राम के सहायता से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की थी उस समय जब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को डिफाइन किया था एनासस्सो ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत जैसे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी ही पाई जाती है। अधिकांश एग्जाम में ये पूछा गया है और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी हाल है कि भारत जैसे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है। तो इसको डिफाइन करते हैं।
कार्य की गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने वाला ना मिले। तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। हम आपको बता दें कि संरचनात्मक बेरोजगारी का जो एग्जाम्पल है, सिंपल भाषा में समझें। जब आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई तो उसी समय जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपना सेटअप डालने के लिए जो है आई। वे लोग ये चाहते थे कि हमें कार्य की जो है गुणवत्ता चाहिए। वे लोग ऐसा संभावना मतलब प्रकट कर रहे थे कि जो है वहाँ पर लोग कार्य की गुणवत्ता को यानी कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पूरा योगदान देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का यही एग्जाम्पल मिला। देखते हैं। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में कि भारत जैसे देश में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत जैसे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, जहाँ लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कार्य की गुणवत्ता में उनकी एफिशिएंसी जो है जीरो है, जीरो कह सकते हैं या फिर बहुत ही कम है। इसका ठीक उल्टा है अल्प बेरोजगारी। मतलब कोई व्यक्ति जो है इतना योग्य है कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य नहीं मिल रहा है। जैसे हम देखें, अगर कोई व्यक्ति पीएचडी है तो उसकी डिग्री इतनी बड़ी है कि अगर उसको कक्षा 5 में पढ़ाने को मिल जाए तो उसकी योग्यता यहाँ है और कार्य करने का जो अवसर मिल रहा है वो बहुत ही नीचे है। तो इस टाइप की बेरोजगारी जो होती है वो अल्प बेरोजगारी होती है। एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम चक्रीय बेरोजगारी।
जैसा कि हम देख रहे हैं डेफिनेशन में, मंदी के समय उत्पन्न हुई बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है। मंदी और मुद्रास्फीति को हम आगे कवर करेंगे। थोड़ा समझ सकते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि मंदी वह अवस्था है कि जब सामान्य कीमत स्तर में वस्तु का जो कीमत है वो लगातार जब गिरने लगती है तो वहाँ मंदी आती है। लेकिन वही लंबे समय तक जो है, जब सामान्य कीमत स्तर में वस्तु की कीमत जो है वो लगातार बढ़ने की स्थिति में आती है तो वह मुद्रास्फीति होती है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना याद रखें। चक्रीय बेरोजगारी है। अब इसके बाद क्लासेस के बाद आगे कंटिन्यू हम रखेंगे। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उससे को उस चीज़ को जो है पूरा डिस्क्राइब करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।